चलने से पहले मैंने उड़ना सीखा है। चलने से पहले मैंने उड़ना सीखा है, सपने मैंने खुली आंखों से देखे। संग हो जाओ तुम भी, मिल जाएंगे पंख तुम्हारे सपनों को भी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर हाजिर हूँ इस बार उड़ान के साथ। उड़ान, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। ऐसे बच्चे जिन्होंने चलने से पहले उड़ना सीख लिया। ये मुलाकातें जो हम करने जा रहे हैं, all these talks which I'm going to do are with children, child prodigies who are doing so amazingly well in their life and have become an inspiration to many of us. So let us meet a few of them through this podcast. See you every week in this podcast. And I hope your children, or probably you yourself, if you are a youth, will be inspired by these children. नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड ऑफ व्हाट आर वी डूइंग। वी आर डूइंग उड़ान। और आज की उड़ान जो हम भर रहे हैं वो है शिवम के साथ। उड़ान इज द पॉडकास्ट वेयर वी गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स, and Shivam is one person who is already flying very high. So welcome Shivam to the podcast. Very welcome, ma'am. Very thank you, ma'am, for inviting me. It's a very great opportunity for me to just join that Udan series. And Shivam is a young scientist. He is a A-grade scientist. And the rest, he will introduce himself because there's a lot more to say. Please, Shivam, introduce yourself. Very good evening to all. This side Shivam Durgesh is here, and मैं पटना बिहार से हूँ और दानापुर में रहता हूँ। और अभी मैं जस्ट ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट हूँ और अपनी इस पूरी अभी तक की लाइफ में मैंने ए ग्रेड रिसर्च स्कॉलर भी हासिल की है। आई एम ए ग्रेड रिसर्चर बाय एनसीएससी, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And I had been introduced and I have been prospered with the award Nirman Bal Puraskar in 2023. And left off with all these things, I have just completed my training from Indian Council of Agricultural Research, ICAR, in terms of agriculture and biochemical sciences. And still अभी next year मुझे NEET को appear करना है. It will be my first attempt to just appear NEET UG. Wonderful. So wonderful. So we have just heard that. What is Shivam doing? Shivam is just a small child studying in 12th class, and he has already has lot of accolades to his name. और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ साइंस पढ़ रहा था, बट उसने बहुत कुछ किया है उसके अंदर। He has done lot of efforts to bring about a very innovative kind of projects which he has done, and that is what we are going to share in this podcast today. And but how did this interest come at such a small age? What inspired you to have such kind of interests? Please tell us. Ma'am, it's very easy कि the interest is all about कि we love that part, we love that field. अगर हम म्यूजिक के फील्ड में हैं, सिंगर हैं, तो we love our work. वो जो म्यूजिक होता है हम उससे प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड से एक ऐसी फीलिंग थी साइंस के साथ, वो बॉन्डिंग बनता था। एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स बॉन्डिंग बनता था केमिस्ट्री के साथ, अच्छा लगता था। प्लस जो एक वन स्टेप होता है, जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मेरी लाइफ का, वो एक टीचर है। एंड आई एड्रेस हर मिस प्रीति सिन्हा। वो मेरी मैम थी जिन्होंने चाइल्डहुड से ही फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 ओनली
उन्होंने जो साइंस का रियल मीनिंग समझाया, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी टीचर्स देखे उनका सिर्फ एक मतलब होता है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखो, रटो, आंसर ले आओ, मार्क्स ले आओ, काम खत्म, दैट्स साइंस। बट राइट। उन्होंने एक्चुअल में दिखाया कि नेचर में साइंस क्या है, साइंस हमारी रियल लाइफ में क्या है, हम साइंस को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो हम्म। वो जो इनिशियल इंटरेस्ट था जगाना, वो जो इनिशियल इंटरेस्ट था जो मेरे अंदर आया केमिस्ट्री को लेकर के, साइंस को लेकर के, कहीं ना कहीं वो प्रीति मैम की वजह से था। और फिर मैं उसी में आगे बढ़ता चला गया। तो साइंस में एक अलग सी फीलिंग भी दिखने लगी, चीजें अच्छी लगने लग गई, बहुत कुछ उसमें एक्सप्लोर भी करने को मिला। बहुत सारे टाइम टर्म्स ऐसे थे जब मैंने फेस किया कि आई हैव सम लैक ऑफ नॉलेज, तो उस समय पे जब उसे एड्रेस किया, उसे फेस किया, तो ऐसा नहीं था, सर्कमस्टांसेस नहीं थे, सिचुएशंस थे, बट आई एंजॉयड कि हाँ ये मेरी फील्ड में है जिसे मैंने पसंद किया है। तो एक अटमोस्ट स्टेप था प्रीति मैम का, इंक्लाइनेशन साइंस की तरफ कराना, रियल वाह। लाइफ में साइंस की तरफ कराना। तो बस इससे यही महसूस होता है और ये हमको मालूम होता है कि एक टीचर का क्या रोल हो सकता है एक शिष्य की लाइफ में। नो, व्हाट इज अ मेजर रोल ऑफ अ टीचर in a child's life. And this is a biggest example he is telling today, Shivam, when he is telling the name of his own teacher, that it is because of that teacher that he is able to have that kind of an interest. Because that is what happens. If the sometimes when I talk to students and I talk to children, and when I say which is your favorite subject, immediately they will reply, why this is your favorite subject, because the teacher explains it very well. It is nothing to do with them liking the subject. It is always because the teacher is so nice, and that is why they want to study that subject. So the role of teacher, I'm sure everybody will agree on this, that it is the teacher, he or she is going to really give the foundation to the child. Yeah, so thank you to Preeti ma'am for giving us such a bright student. Okay, so आपने करा जो भी किया, आपने साइंस पढ़ी, आप you had a wonderful inclination towards science, and then you started to work on your capabilities as a scientist, जो आपको बाद में पुरस्कृत भी किया गया उसके लिए। बट ये सब जो आप कर रहे थे, ये इसके अंदर आपको जो एकेडमिक्स और ये सब करने का जो बैलेंस रखना पड़ रहा था, वो कहाँ से आया? क्योंकि यही बात मैं हर बच्चे से पूछ रही हूँ यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, और सबका अलग अलग एक तरीका होता है अपने आप को बैलेंस करने का। तो मैं ये पूछती हूँ इसलिए जिससे कि अदर पीपल, अदर चिल्ड्रन हु विल लिसन टू दिस इंटरव्यू, दे विल एक्चुअली गेट दैट, कि बिकॉज दे आर सो फोकस्ड ऑन देयर एकेडमिक्स एंड समटाइम दे are neglecting their curricular activities, and we always believe that both are important. So how did you manage this balance? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। लाइक from last 3 years, it's going to be 3 year in this October. From last 3 years, I am teaching chemistry to the students of JE and NEET. So Wow. the most of the teachers I have, most of the students and teachers that I have addressed and the students that I have taught them, the major question they also ask me कि what's the timetable should we have to prepare for it, and regarding this, उन्हें एड्रेस करते हुए, उन्हें भी देखते हुए कि हाँ वो उस चीज को एस्पायर कर रहे हैं, उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अपनी एक करिकुलर एक्टिविटी के साथ भी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने अपनी इस जर्नी में, अपने इस पूरे पाथ में, मैंने सिर्फ एक देखा, एक चीज देखा मैम, एक ही चीज नोटिस किया, एंड इट वाज इट कि हमें कोई पेन पेपर लिख करके ये बनाना नहीं होता है, सुबह 6 बजे उठेंगे, इस बजे ये करेंगे, इस बजे ये करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि वो हो जाता है। जब Hmm. काम करने बैठे हैं, रिसर्च करने बैठे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो पूरा कंसंट्रेशन वहां जाता है। जब पढ़ने बैठे हैं तो ऑब्वियस है कि मैंने बोला कि मेरा फील्ड भी है एग्रीकल्चर बायोकेमिकल साइंस, तो फिर वो इंटरेस्ट भी वहां जाता है। Hmm. तो एक मेजर जो था मैम इन सबको बैलेंस करके लेके चलना, वो खुद में था कि अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बाद में मुझे खुद ही सेवरल इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बैलेंसमेंट के लिए मैं ये करता था, वो जो पूरा डे शेड्यूल होता था मेरा, मॉर्निंग के 10 o'clock से, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक, वो पूरा मेरे रिसर्च पार्ट, इनोवेशन, लर्निंग, रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग नॉवेल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, वो उसमें गुजरता था। After I had my dinner by 9 to 10 o'clock in the night, I had just my dinner. After that, from 11
or 10:30 at the night to 2 to 3 a.m. in the morning, I used to just continue my overall with the studies, overall with that subject. As I told कि मैं मुझे नेक्स्ट ईयर नीट भी अपीयर करना है, तो ये भी एक बिग चैलेंज बन जाता है कि लोग टेंथ को कैसे मैनेज करें, बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें, कहते हैं यहाँ मेरा नीट है। तो मैं अभी भी यही करता हूँ। रात के हम्म। 10-11 बज जाते हैं, अलार्म है एक, वो अलार्म रिंग हुआ, उसे बंद किया, इसी टेबल चेयर अरेंज कर लिया, बैठ गए। अब वो फिक्स्ड हो जाता है कि सुबह के 3-2:30 बजे तक तो उठने वाला नहीं हूं मैं। तो वो ऐसे करके वो कंप्लीटली बैलेंस होता है, और ऐसा भी नहीं होता है कि मुझे इसमें कोई ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, बहुत लो फील होता है। इट्स ऑल अबाउट कि मैं बहुत एनर्जाइज रहता हूँ, बिकॉज कंप्लीटली वो जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैम किसी भी काम को करने के लिए, इफ एनीवन इज टीचिंग, इफ एनीवन इज जस्ट परफॉर्मिंग कराटे, एनी अदर को करिकुलर एक्टिविटी विद द स्टडी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी एनर्जेटिक। तो यस। उस एनर्जेटिक रहने के लिए मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये करता हूँ मैम कि मैं हर एक घंटे पे 5 मिनट्स का एक स्लॉट मैं यूज करता हूँ। वेरी उस गुड। स्लॉट में मैं सो जाता हूँ, वेरी मेडिटेट करता हूँ, अपने आप को लॉन्ग ब्रीदिंग करता हूँ, अनुलोम विलोम कर लिया, टेरेस पे चले गए, खुली हवा में वो वहां पे जाकर के वार्म अप किया। तो वो एक रियल एनर्जी इंटरनली हमें प्रोवाइड करती है वर्किंग के लिए। ऐसे करके वो बैलेंस हो जाता है। सुपर उसे सुपर। बैलेंस भी नहीं करना पड़ता, वो एक लाइफ स्टाइल मेरा एक वैसा हो चुका है, वो एक ऐसा शेड्यूल बन चुका है मेरा। वेरी गुड। बट फिर सोने का टाइम क्या रहता है आपका? अगर मैं पूछूं तो आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर आप सोते कब है और फिर उठते कब है? 2:30-3 बजे तक मैं सो जाता हूँ मैम, और मेरा मॉर्निंग जो होता है वो बाय 7-7:30 हो जाता है। हम्म। सुबह 7-7:30, हार्डली 8 होता है बहुत। वो बहुत हम्म। कभी कभी बहुत वो इनिशियल स्टेज पे नहीं होता था, एक इवेंचुअल पार्ट हो गया तो वो वैसे 8 o'clock गया। ऐसे 7:30 तक मेरा मॉर्निंग हो जाता है। ओके ओके, सो दैट इज ओनली 5 आवर्स ऑफ स्लीप। हाउ मच? हाँ, हाँ, 5 आवर्स ऑफ स्लीप आपकी होती है, तो दैट इज इनफ? डू यू थिंक दैट इज इनफ फॉर योर क्रिएटिव यूसेस टू वर्क? ऑब्वियस है मैम, क्योंकि जब इनिशियल में मैं करता था तो बहुत सारे गूगल पे और ऐसे ज्ञान देने वाले मिलते हैं, तो कहते हैं कि 8 hours ऑफ स्लीप इज कम्प्लीटली नेसेसरी, तो फिर 6 hours ऑफ स्लीप। तो मैंने अपने आप को हर एक उस स्लॉट में डाल के देख लिया, एंड आई फाइंड कि मैं 5 से 6 o'clock, 5 to 6 hours के अगर ऊपर सोया, तो फिर मैं दिन भर आलसी की तरह, लेजीनेस हो जाता है, वो बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं रहती, Right, right, right. I एक्टिवनेस नहीं आ absolutely पाता। agree. I absolutely agree with you because I also feel that 6 hours is good enough. Like, and if you're able to have naps in between, which you're doing, and which is a very good habit, because as a radical pause coach, I really advocate taking a pause after some time, 40 minutes, 50 minutes. You take a pause of 5 minutes, which you're already taking, which is a very good habit for everybody, students, work people who are working in the office, or even a homemaker who is at home and continuously she's working in the kitchen and she's not taking rest. So that 5 minutes of a break will make lot of difference. सिर्फ वो 5 मिनट की एक लंबी सांस लेना, ब्रीदिंग करना, या अपना चेंज ऑफ पैटर्न करने से ही बहुत कुछ बदल जाता है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर डूइंग ऑलरेडी दिस. वेरी गुड. सो ये तो थैंक यू मैम। हमारे को, या बहुत अच्छा बताया आपने बच्चों के लिए कि it is so important that you are focused on whatever you're doing. That is one thing which has come out. So whatever he's doing, he's very focused on what he's doing, and he's taking a very very radical pause, conscious pause he's taking, and his pause is not to go back and check his Instagram, which we नो मैम, already इट्स नॉट ऑल subconsciously. अबाउट दैट। वो जो Yes. 5 मिनट्स का वो जो मेरा ब्रेक होता है, वो शेड्यूल आई यूज टू जस्ट मूव टू द टेरेस, Hmm. हैव अ ओपन ब्रीथ इन दैट ओपन स्काई। आफ्टर Correct. 5 मिनट्स, कम डाउन, हैव अ सीट, स्टार्ट वर्किंग। Wonderful, wonderful. So that is very important because we feel that when we are pausing from our core, whatever we are doing, we can go to another screen. Like अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो ये स्क्रीन छोड़ के दूसरे स्क्रीन पे जाना वो पॉज है. तो वो पॉज नहीं है. Going from a big screen to a small screen is not a pause. No Instagram, no social media in that 5 minutes. Just come back to your breath, or you can see some greenery, or you can take a walk, or you can just close your eyes and just meditate for that 5 minutes, and that will be a rejuvenating thing for you, and your focus will come back on whatever work you are doing.
Yeah, so this is really wonderful, Shivam. I'm sure a lot of people will learn about of this schedule and they'll be really impressed by that. And now coming to the real work. तो यस मैम। साइंटिस्ट क्या है, ये साइंटिस्ट ने क्या बनाया है जो आपको अवार्ड मिल गया साइंटिस्ट का, और ये क्या है, कुछ उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करें, और कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातें उसके बारे में अगर आपसे जुड़ी हुई है तो वही बताएं। बेसिकली मेरे लिए वो साइंटिस्ट का टैग पाना, जूनियर साइंटिस्ट शिवम दुर्गेश, वो एक इजी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि वो एक दिन की बात है, एक घंटे की बात है, या फिर एक वीक की बात है। इट टुक 3 and more than 3 years, आई मस्ट से। वो जो लॉकडाउन का पीरियड था उसे मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये बात अभी जस्ट बताया इस पूरे ऑडियंस को और आपको मैम के थ्रू द इनिशियल स्टेज प्रीति मैम ने वो इंक्लाइनेशन किया, एंड आई लव दैट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने वो जो नेचर के अंदर उसके जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, फेनोमेनास हो रहे हैं, उन फेनोमेनास को भी मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसे अच्छा लगा। फिर कहीं ना कहीं बहुत नॉवेल्स भी पढ़ी मैम। एक मेरे पास एक बुक थी, उस बुक में ऑल 30 टॉप 30 साइंटिस्ट ऑफ इंडिया था जिन्होंने रियल लाइफ में उनकी फाइनेंशियल एड बहुत खराब थी, हेल्थ हम्म। एंड वेल्थ एड बहुत खराब थी, कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉस्पेरस सपोर्ट नहीं था। बट स्टिल उनके मन में एक चीज था कि वी हैव टू एग्जीक्यूट द आइडिया दैट वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड। तो हम्म। हमारे पास एक एग्जांपल है सीवी रमन। स्काई को देखते देखते उन्होंने पूरी डिस्कवरी कर डाली कि व्हाई इट लुक्स लाइक अ ब्लू स्काई। तो कहीं ना एब्सोल्युटली। कहीं वो जो लॉकडाउन का पीरियड था मैम, 3 years का और more than 3 years का, उसे मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। उसी टाइम को मैंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में बेस्ट टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अभी तक की जिंदगी का सबसे अच्छा समय वही था कि मैंने उसमें सराउंडिंग से मेरा इंटरेक्शन खत्म हो चुका था। मेरा इंटरेक्शन सिर्फ मेरे साथ था, मेरे काम के साथ था। उस टाइम पे मैंने रियल लाइफ में साइंस को पढ़ा, साइंस को समझने की कोशिश की कि साइंस इज नॉट ऑल अबाउट दैट 6 and 7 and 8 क्लास टेक्स्ट बुक। It's हम्म। not the thing that is written in the paragraphs of that textbook. It is the thing that we have to experience in our life. It is the thing that we have to learn from the nature and we have to execute it, कि हम अगर उसमें कुछ literal changes करें तो क्या नेचर उसके प्रति उसके लिए रिस्पॉन्स करती है कि नहीं। बिल्कुल। ऐसे ही चीजें थी। और इसी 3 years की मैम पूरी जर्नी में मैंने केमिस्ट्री को फोकस किया, केमिस्ट्री पढ़ा। मैंने उस टाइम, मैं बता दूं मैं लॉकडाउन के समय पे सिर्फ 8 क्लास में था, और मैंने उसी समय 11th and 12th की केमिस्ट्री को टच करके फिनिश भी किया, क्योंकि वो इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं, उसमें मजा वाह। आता था। तो उस समय बायो केमिस्ट्री को कंप्लीट भी किया। 9th में आए, 10th में आए तो अपनी वो जर्नी दिख रही थी, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी हैबिट लगी थी आर्टिकल रीडिंग। हम्म। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना, टेलीग्राफ पढ़ना, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना, इनमें जो रिसर्च आर्टिकल्स मिलते थे या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप आर्टिकल्स मिलती थी, वो पढ़ना बहुत अच्छा था। वाह। वो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज था मैम, जो मुझे मुझे लगा, हम्म। क्योंकि रियली में हम सुनते हैं कि रीडिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमें सब कुछ एब्सोल्युटली। सिखलाती है। तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक आर्टिकल था, इट इज द थिंग कि जब मैं उसे पढ़ रहा हूँ तो अपने मन में वो इमेजिनेशन आ रही है मेरे, और फिर मैं वो सोच भी रहा हूँ कि हाँ इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे करके मेरे पास एक उस पूरे जर्नी के बाद जब मैं 10th में आ गया, इन 3 4 सालों में 10th में आया, एंड आई जस्ट हैव टू अपीयर माय 10th बोर्ड विद इन 4 months। और उस 4 month की ही जर्नी में मैम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहेंगे जो मुझे मिला, कि एक प्रोग्राम था एनसीएससी की तरफ से, इकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी के, एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और उसमें एक हमारे पास एक गाइड बुक थी कि हमें एक रिसर्च लानी है। बेसिकली वो रिसर्च न्यू होनी चाहिए, इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग पे होनी चाहिए, इकोसिस्टम पे नहीं होना चाहिए। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दे आर मेजर डिफरेंस इन बोथ ऑफ द थिंग्स। राइट। इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, या। इकोसिस्टम इज द थिंग कि जहां हम सब हैं, बस इकोसिस्टम को समझना डिफरेंट है। हर एक उसके एस्पेक्ट पे, हर एक उसके लैंडस्केप पे, हर एक उसके मेजर्स पे हमें उसे अलग अलग पार्ट से देखना पड़ता है। तो वैसे करके मैम मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, एंड इट इज ट्यूलिप टर्बाइन न्यूली इनोवेटेड टेक्नोलॉजी, जो कि कहीं नहीं थी उस समय धरती पे, पूरे अर्थ पे ही नहीं थी। तो उसके लिए मैम मैंने सबसे पहला एक इनिशियल स्टेप ये उठाया था कि मैंने अपनी लोकेलिटी के
लोगों से सर्वे किया, और करीब 1.5 2 महीने तक सर्वे किया, बातें की लोगों से, उनसे खुद से पूछा कि व्हाट आर द चेंजेस यू वांट इन द इकोसिस्टम, और व्हाट राइट। आर द चेंजेस दैट यू हैव जस्ट व्यूड, दैट यू हैव जस्ट लुक्ड कि ये नहीं होना चाहिए था। वो चेंजेस कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के लिए अब एक बहुत बड़ा डार्क इफेक्ट बन चुका है। उन सबको पढ़ते हुए मैम एक इफेक्ट आया मेरे पास, एक कॉज आया कि मैं बेसिकली पटना बिहार से हूँ, तो पटना में कभी एक समय था कि हमारे पास एक डॉल्फिन थी। वो डॉल्फिन हमारा बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इकोसिस्टम का। पर कहीं ना कहीं अब वो डॉल्फिन जो थे, अब हमें छपरा बक्सर के साइड दिख रहा था, वो भी बहुत कम हो चुका है। मुझे एक कॉज ये लगा कि हाँ, इकोसिस्टम यहाँ ठीक है, पर समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्कुल है इस चीज की। बिल्कुल। बेसिकली एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मैम मेरे लिए, वो था अंडरस्टैंडिंग टू द पीपल। मेरे हम्म। समझने से नहीं हो सकता, हम पूरे सभी को समझना होगा, पूरी बिल्कुल। कम्युनिटी को समझना होगा। वो कम्युनिटी समझेगी तो ही इकोसिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। राइट। तो वैसे करके एक ये रीजन बना मेरे पास। दूसरा रीजन ये बना था मैम मेरी रिसर्च और आर्टिकल्स को पढ़ते वक्त, कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एंड इट वाज एन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो एक आर्टिकल था। और मैंने उस आर्टिकल में मैम ये पढ़ा कि कहीं ना कहीं जो मोनोक्रोमैटिक हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड, बैट्स एंड सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, वो आज यूवी रेडिएशन की वजह से खत्म हो गए हैं। ये दो रीजन मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट बने, जिस पे मैंने और काम करना शुरू किया। तब एक टेक्नोलॉजी डिजाइन की, और उसका एक प्रोटोटाइप रनिंग मॉडल डिजाइन किया। एक होता है आइडियोलॉजी और एक होता है एग्जीक्यूशन। तो मैंने बिल्कुल आइडियोलॉजी को भी क्रिएट किया, उसे एग्जीक्यूट भी किया, उस पूरे टेक्नोलॉजी को बनाया, उसे रन भी कराया। और कहीं ना कहीं वो जो मेरा लाइफ का एक ऐसा पार्ट था, कहीं ना कहीं रिसर्च और साइंस तो बहुत सालों से पसंद था, पर वो जो पार्ट था 3 4 महीनों का, जिसमें मैंने अपनी सारी नॉलेज डाल दी। टीचर्स का भी सपोर्ट रहा मैम उसमें। मोहित सर थे हमारे पास। मोहित सर का एक ऐसा बैक टू बैक सपोर्ट था कि मैं कह नहीं सकता। मैंने कहा मैम कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टीचर होता है, बिल्कुल। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो टीचर चाहे तो उसे सही भी कर सकता है या फिर उसे बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में ऐसे टीचर्स हैं जिनसे तो मेरा आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, पर ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह माना। तो मोहित सर थे, विजेंद्र सर थे, शंभू सर थे, ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने एक पल को भी नहीं सोचा कि ये 10th के बोर्ड के टाइम पे जस्ट 3 महीने में इसका बोर्ड एग्जाम है, अभी ये प्री बोर्ड देगा 1 महीने में, ये सब कुछ ना सोच करके, कुछ नहीं उसके लिए मुझे ब्लेम भी नहीं किया, कोई पॉइंट आउट भी नहीं किया, फिगर आउट भी नहीं किया, और मुझे सपोर्ट किया। वो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में लेके गया। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में मैम एक श्री कृष्णा साइंस सेंटर है, वहाँ पे 2022 में मैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्फ्रेंस पे लेके गया, तो जिसमें मैम हमारे पास 630 प्रोजेक्ट्स आए थे पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट से। जिसमें से उन्होंने टॉप 10 प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया, टॉप 10 रिसर्च को सिलेक्ट किया। आई मस्ट से इट्स अ रिसर्च। तो एब्सोल्युटली। उसमें मेरा भी नाम आ गया। उसके बाद फिर हम बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस पे गए, तो वहां पे बिहार लेवल पे, वो पूरे स्टेट लेवल पे हुआ, तो पूरे बिहार से मैम 6,000 एंड सम प्रोजेक्ट्स आए थे, सिक्स मोर देन 6,000 आए थे। उसमें से टॉप 50 रिसर्च को सिलेक्ट किया गया। फिर वहां से मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई, तो मैं कहीं ना कहीं सेमीफाइनल पे पहुंचा। उस टॉप 50 को भी उन्होंने फिर मैम कैटेगराइज किया, उसे भी फिगर आउट किया, उसमें से टॉप 30 रिसर्च सिलेक्ट हुए। वहां से मेरी जर्नी मैम गई गुजरात, सैल कैंपस, एनसीएससी, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। वहां से हम गए अहमदाबाद, गुजरात। उस नेशनल लेवल प्रोजेक्ट पे वहां जाकर के मुझे एक टैग मिला, चाइल्ड साइंटिस्ट शिवम दुर्गेश। चाइल्ड साइंटिस्ट शिवम दुर्गेश तो ऐसे मुझे स्टेट लेवल पे ही मिल गया था, पर वो जो एक नेशनल टैग होता है कहीं ना कहीं, वो वहां जाके मिला गुजरात में, चाइल्ड साइंटिस्ट शिवम दुर्गेश, ए ग्रेड रिसर्च स्कॉलर एंड ऑल। तो इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है, और भी बहुत सारी चीजें थी। जब वंडरफुल मोमेंट आई हैड मैम, जो मैंने एंजॉय किया अपनी इस जर्नी में, वो कहीं ना कहीं ये था मैम कि बहुत सारे मोमेंट्स जुड़े हुए थे। हमारे एक निखिल सर थे, एंड मैंने जैसा बताया मैम, इट्स अ टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फिजिक्स पे डिपेंडेंट था वो। बिल्कुल। वहाँ के कॉन्सेप्ट्स में लगा रहा था, जो कॉन्सेप्ट्स आज के बच्चे 12th में ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, वो मैं उस समय लगा रहा था, राइट। प्रैक्टिकली लगा रहा था उस टेक्नोलॉजी में।
तो उस समय बहुत सारे स्पेयर एंड मैकेनिकल पार्ट्स थे मैम जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे पार्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिलेंगे या लैब्स में मिलेंगे। तो एक निखिल सर थे, एंड ही वॉज द मैन मैम कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस प्रोजेक्ट के हैं नहीं हैं। मैंने सिर्फ उनसे एक हेल्प मांगी कि मुझे हेल्प चाहिए, एंड ही वॉज द टीचर मैम कि वो रात को 10:30 11 बजे डिनर करके अपनी बाइक उठा करके, ये भी नहीं सोचे कल सुबह 7 बजे स्कूल आना है। वो गए, करीब 11:30 12, 12:30 तक उन्होंने वो पार्ट, स्पेयर पार्ट पूरे पटना में खोजा, नहीं मिला। लेकिन वो हारे नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन उन्हें सब करके आखिर में वो पार्ट उन्होंने ला के दिया ही, वो मैकेनिकल पार्ट। माय ऐसे गॉड। मोमेंट्स थे। एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट ये था मैम कि उस समय कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे थे मेरी फैमिली में। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जो मैं उस प्रोजेक्ट में देख रहा था कि पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बात अलग है, वो बोल रहे हैं ठीक है करो, पर दिख रहा है कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो मोहित सर थे मैम, वो विजेंद्र सर थे मैम, जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम क्या करोगे इतने पैसों का, क्यों करोगे, मम्मी पापा से बात कराओ तब देंगे नहीं देंगे। बिना कुछ सोचे मैंने उनसे मांगा, वो भी नहीं था कि 10 रुपए 100 रुपए मांगा, मैंने उनसे 7,000 मांगा था। हम्म। मोहित सर से 7,000 मांगा था एंड विजेंद्र सर से 5,000 मांगा था। हम्म। और बिना कुछ उन्होंने सोचे मुझे वो भी दे दिया, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि इफ यू नीड मोर जस्ट टेल मी एट वंस। राइट, राइट। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे मैम जो मेरी लाइफ में बहुत मेमोरेबल हैं। कुछ अच्छे जर्नी के भी मोमेंट्स थे कि जब उस जर्नी में हम चल रहे थे तो बहुत सारे इंसिडेंटल प्रॉब्लम्स दिखे, क्योंकि हाँ, वो हम लाइक। बात करेंगे चैलेंजेस की बात, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यही करने वाले हैं कि लगने को तो बहुत स्मूथ लग रहा था कि आपके ये सर ने हेल्प किया, वो सर ने हेल्प किया और बन गया। पर ऐसा तो नहीं हुआ होगा। और अवार्ड मिल गया आपको, बस आपने कुछ कुछ किया और अवार्ड मिल गया, बट देर आर मस्ट बी सम challenges that you would have faced. Oh, so let us share the challenges and then what kept you motivated. Like चैलेंज आते हैं तो हम हारने की सोचते हैं कि चलो छोड़ो, अब 10th क्लास कर लेते हैं, दुनिया तो नहीं खत्म हो जाएगी हमारे ये नहीं बनाने से। तो इसलिए अब ये बताएं कि आपके चैलेंजेस क्या थे और आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर पाते। मैम चैलेंज तो बहुत थे, लिखने बैठो तो शायद एक पन्ना लगे, एक पेज पूरा लगे। पर जो अटमोस्ट चैलेंज था जो मेरी लाइफ का था, वो कहीं ना कहीं था मैम एक सोशल प्रेशर। हम्म। क्योंकि बी वेरी ओपन टू मैम, मैं एक बहुत ओपन होकर के बता दूं कि मैं मिडिल क्लास हूँ, हम कोई बहुत बड़े राज खानदान से नहीं है। और ये उस समय की बात है मैम जब मेरे पापा एक मिल में काम करते थे, एक मिल में थे, वो जो बेसिकली आटा चक्की होता है ना उसमें थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो जो सोशियलिटी थी, वो जो सोसाइटी थी, और जो मेरे अपने ही रिलेटिव्स थे, कहीं ना कहीं जब वो मेरे सामने मुझे ताना मारते थे, मेरे पापा को एड्रेस करते हुए, हाईलाइट करते हुए कि देखिएगा ये जो शिवम दुर्गेश है आप ही की तरह एक दिन इसी चक्की में आटा पीसेगा, हम तो कहते हैं आप एक नया चक्की खोल लीजिए। तो हम्म। वो जो वर्ड्स थे मैम, इट्स नॉट ऑल अबाउट द वर्ड, इट इज अबाउट दैट फीलिंग जो कि बहुत अंदर तक बहुत तकलीफ देती है, बहुत पेनफुल बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और इसके लिए कभी भी मेरे पापा ने उन्हें कभी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा हम्म। नहीं था कि वो उससे लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मुझसे एक बात हमेशा कही, अकेले में कही, आज भी कहते हैं कि देखो शिवम तुम जो करोगे सही करोगे, बस ये याद रखना कि तुम्हारे बाद मेरा नाम आएगा। तो हाँ, तुम जो करोगे वो ये देखना कि एक एड्रेस मेरा भी है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो एक अटमोस्ट चैलेंज था मैम। और जैसा कि मैंने बताया मैम उस समय मील था, तो वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा था, पापा ने एक पल को भी नहीं कहा मुझे कभी, मम्मी ने भी नहीं कहा, मम्मी बस चिल्लाती हैं, पापा ने एक बार भी मना नहीं। एक इवेंट, एक ऐसा मोमेंट है मैम चिल्लाने के ऊपर, मैं बाद में बताऊंगा, कि पापा ने कभी नहीं कहा कि देखो हमारे क्राइसिस ऐसे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, तुम 3 भाई बहन भी हो, तुम्हारे नीचे भी 2 हैं, और भी खर्चे हैं, तो तुम ये सब मत करो। उन्होंने हम्म। कभी नहीं कहा। उस प्रोजेक्ट में मैम मेरे 35,000 लगे। एक हम्म। कोवर्कर भी था मेरे साथ, उस आयुष, उसका भी पैसा लगा। तो कभी उसकी फैमिली या मेरी फैमिली ने कभी इस चीज को लेकर डिनाई नहीं किया, मेरे फादर ने कभी फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर कभी नहीं मना किया। वो हम्म। बोलते थे जितना पैसा लगेगा लगाओ, बस हाँ हम्म। ये देखना कि तुम जो कर रहे हो वो एक एक सही पाथ पे, एक राइट पाथ पे है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
और तो वो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो मन में तुम्हारे भाव वही था कि तुम समाज के लिए कुछ कर रहे हो, इट इज नॉट फॉर योर पर्सनल गेन दैट यू आर डूइंग समथिंग। यस यस। मैम। तो वो जो टेक्नोलॉजी बन रहे थे तो कहीं ना कहीं लोग भी कहते थे, आस पड़ोस में जो रहते थे वो भी कहते थे कि देखो इसको अभी से ही पागलपन सवार हो गया है, ये पागल हो गया है, इसको साइंटिस्ट बनने का मन कर रहा है, 10th का बोर्ड निकालेगा कि नहीं निकालेगा, फेल होगा वो तो पता नहीं, साइंटिस्ट बनेगा, ऐसे ऐसे भी वर्ड्स थे। उसके बाद भी जो बहुत सारे चैलेंज थे मैम, उसमें एक अटमोस्ट चैलेंज था कि टू कन्विंस द पीपल, राइट। पीपल को कन्विंस करना कि हम्म। यू जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम ऑन अ राइट पाथ, आई एम ऑन अ राइट वे, आई हम्म। जस्ट नीड द सपोर्ट। वो करेक्ट। कन्विंस करना मेरे लिए बहुत टफ पार्ट था। तो मेरे लिए सबसे इजी कन्विंस करना आज भी किसी भी बात को लेकर के पापा को होता है, सीधा वंडरफुल, कन्विंस वन। करना। वेरी गुड। और लैक ऑफ नॉलेज तो एक प्रॉब्लम थी ही मैम, क्योंकि जस्ट इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। रिसर्च ऐसा नहीं है कि साइंस की कोई किताब उठाए, गूगल खोले, चैट हम्म। जीपीटी खोले, बार्ड खोले, कुछ भी वहां से उठा करके कॉपी पेस्ट मार के लिख दिए। ऐसा नहीं बिल्कुल। था मैम। वी नीड अ वेरी एनालिटिकल थिंकिंग इन इट, वी नीड टू हम्म। जस्ट एनालाइज ऑल द मैट्रिक्स, एनालाइज ऑल द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स ऑफ दैट इकोसिस्टम। अब वो इकोसिस्टम पे था तो ऑब्वियस इकोसिस्टम, पर कहीं ना कहीं वो उसमें वो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिजिक्स अरे लग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री लग रही थी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स लग रहा था, तो वो सारी चीजों का नॉलेज, वो हम्म। जो लैक ऑफ नॉलेज था मेरे समय उस टाइम, ऐसा था कि मैंने किताबें पढ़ी, सब कुछ करके ही किताबों को पढ़ते हुए सब कुछ करता रहा, पर कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट होता है ना मैम कि द थ्योरी पार्ट इज डिफरेंट बट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज डिफरेंट। हम प्रैक्टिकल एब्सोल्युटली। कर रहे हैं, वो कुछ और दे रहा है। हाँ सर, तो वही बात लैक हो ऑफ जाती है कि आप, हाँ, कि नॉलेज को विजडम में बदलना, नॉलेज तो हमारे को गूगल दे देता है लेकिन उस नॉलेज को विजडम में बदलना वो प्रैक्टिकलिटी होती है। हाउ यू आर यस गोइंग मैम। टू अप्लाई दैट नॉलेज इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज विजडम। या सो यू नीड रियली विजडम टू डू एनीथिंग इन लाइफ। रोजमर्रा का काम करने के लिए भी आपको विजडम चाहिए, खाली नॉलेज से नहीं होएगा, चाहे खाना पकाना ही क्यों ना हो। उसके लिए भी आपको, अगर आपने सिर्फ पढ़ के रखा है या गाड़ी भी चलाना हो या कुछ भी करना हो तो आपको प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ता है, उसके लिए विजडम यूज करनी पड़ती है, बुद्धि यूज करनी पड़ती है। तो आपने जो नॉलेज को अप्लाई किया एंड देन यू वर एबल टू मेक वंडरफुल डिस्कवरी दैट you have done of tulip turbine, a beautiful name you have given to your project also. So मम्मी वाला किस्सा भी बता ही दीजिए अब। लाइक ऐसा होता है ना मम्मा घर पे, मम्मा इज द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये ट्रुथ है मैम। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने कजन्स में ही देखा है, कजन्स ये फैसला लेते थे मेरे सामने कि देखो मम्मी घर में पनीर शाही बनेगा, जहाँ पर खा के वो कुछ भी खाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो डिसीजन मेकिंग था, पापा एग्री करते थे। पापा ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज, मुझे इंडिपेंडेंट करते हुए, मुझे कंप्लीटली फ्रीडम देते हुए पापा ने मुझे सिर्फ इतना सिखाया। और वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था मैं मेरी लाइफ का, मैं चाहता हूँ कि वो हर एक इंडियन पेरेंट्स सिखाए, क्योंकि आज भी मैं अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखता हूँ, वो बहुत स्टीरियो टाइप होते हैं। और वो एब्सोल्युटली। एक इम्पोर्टेंट जो लाइफ लेसन था मेरे फादर की तरफ से, वो था डिसीजन मेकिंग। You हम्म। have to take your own decision within yourself. You are not going to just conclude with the other people's. You are not going to just share with the other people's कि what's their opinion. करेक्ट। तो वो मम्मी के साथ एग्री नहीं होता था। तो जस्ट माइट बी 4 to 5 days की बात थी मैम, मम्मा ने एक मार्केट गई, नया बेडशीट खरीद के लाई, बेड पे बिछाई, मैं वो बेड रेडी हो गया, मैं अपना सारा वो प्रोजेक्ट रिसर्च, मैकेनिकल पार्ट्स, स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब लेके बेड पे बैठ गया, वो नई बेडशीट जला दी ओ एक्सपेरिमेंटेशन माय में। गॉड। और मम्मी तो फ्लेयर अप हो गई। उधर मम्मी चिल्लाना शुरू, इधर पापा मुझे डिपेंड करते हुए, कुछ बिगड़ेगा तभी तो कुछ सीखेंगे, ऐसे करते हुए पापा डिपेंड कर रहे। Amazing, amazing. No, I must really appreciate and thanks your father and of course mother, because मम्मी अलग तरह से सपोर्ट करती है, जो जोश या थोड़ा सा ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना भी बड़ी बात होती है कि आपको समय पे सब कुछ मिल रहा है आपके घर में, जो हमें दिखता नहीं है। जो मदर्स देती हैं हमारे को वो हमें दिखता नहीं है उस समय, बट दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। But really happy that your father is the one who is given you major life lessons in your life, and he has supported you completely from the heart. So you have to give back this debt of gratitude to your father, which is 100% that you have to remember
कि उनका जो ये कर्ज है वो आप कभी नहीं चुका पाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे नहीं चुका पा सकते। पर हमारे दिल ऑब्वियस में मैम। रहना है वो रेस्पेक्ट। वन, they will need only that respect. So that is what you have to continue to give him, and lot of appreciation and lot of gratitude to him that he has given you this freedom, and a big life lesson that you have to take your own decisions. Decision making power बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, जो बहुत लोग अटक जाते हैं। उनके पास सब कुछ होता है बट डिसीजन मेकिंग नहीं आती उनको, दे आर सो कंफ्यूज इन देयर लाइफ। एक वो अगर हमने हासिल कर लिया तो बहुत कुछ मिल जाता है। सो अमेजिंग। इतनी बड़ी इतनी अच्छी चीजें आपने बताई हमें तो, शिवम। अब एक लास्ट में आप हमें एक मैसेज बता दीजिए, बच्चों के लिए तो बहुत कुछ आपने ऑलरेडी बता ही दिया है, लेकिन फिर भी वन लास्ट मैसेज टू द यंग ऑडियंस हु विल बी लिसनिंग टू योर स्टोरी एंड दे विल गेटिंग इंस्पायर्ड बाय इट। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मैम कि ये मैंने सीखा है, ऐसा नहीं है कि गूगल से उठा के कुछ भी बोल दिए। वो मैंने अपनी पूरी लाइफ भर में सीखा। जब मैं HC साइंस क्लब का सेक्रेटरी था, उसके बाद VN साइंस क्लब अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां का जब मैं जॉइंट कोऑर्डिनेटर हूँ, अभी तो जॉइंट कोऑर्डिनेटर बना। फिर अपनी वो जो ट्रेनिंग थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, वहां पे जब मैंने उस ट्रेनिंग को किया तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा। एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन वो ये था मैम कि टू जस्ट पार्टिसिपेट इन द थिंग। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे वो एग्जीक्यूशन दिखता था कि मेरे साथ और भी लोग थे, वो पार्टिसिपेट नहीं करते सिर्फ ये सोच करके मैम कि क्या फायदा, हम हार गए तो। बट करेक्ट। कहीं ना कहीं जब पार्टिसिपेट किया तो मेरे पास सिर्फ एक बात थी कि वो 50-50 है। जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो 50-50 नहीं होता, वो सीधा एक जीरो। 100% बनता है। वो करेक्ट। 100% ये बनता है कि हम हारेंगे, 0% ये बनता है जीरो कि ही हम हो जाता है जीतेंगे। वो, हाँ बिल्कुल। तो पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब मैं HC साइंस क्लब का सेक्रेटरी था, स्टूडेंट्स को और पार्टिसिपेंट्स को जब मैं इंकरेज करता था हर एक प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट करना, आई यूज टू जस्ट लुक एट द थिंग्स ना कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट वन ऑफ द गाइज पार्टिसिपेटिंग, एंड उसके बगल वाला कह रहे जीते क्योंकि हारोगे क्या पता, क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फिर वो भी डिनाई कर रहा है। तो करेक्ट करेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि तुम ना लोगों के सुनना बंद कर दो। हाँ। जस्ट बिलीव इन द थिंग कि आप किस पे अपना पोटेंशियल, आपकी कैलिबर क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, आप किस पे बहुत श्योर है। नहीं श्योर है कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे। हम्म। एटलीस्ट वी हैव टू जस्ट लर्न द एक्सपीरियंस, बिकॉज करेक्ट। विदाउट एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं हो सकता। मम्मी इतना अच्छा खाना सिर्फ एक्सपीरियंस पे बनाती है, बिल्कुल ऐसे नहीं बिल्कुल। बनता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पार्टिसिपेशन मैं कहूंगा कि पार्टिसिपेट करिए, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करिए। ये नहीं कि हाँ आइडिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, करेंगे हम्म। कब? उसके करेंगे लिए कब। कोई अलग से तो कोई टाइम नहीं मिलने वाला। वही 24 घंटे मेरे पास भी थे, वही 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, सबके पास है। उसी में से टाइम निकालो, उसी में से उस आइडिया को एग्जीक्यूट करो। और उसके बाद एक लास्ट जो सजेशन है मेरा मैम, कि वो जो एग्जीक्यूशन कर ले, उसके बाद जो वो जो हमारे पास जो एस्पेक्ट सामने निकल के आता है, वो जो रिजल्ट सामने निकल के आता है, उस रिजल्ट को हमेशा पॉजिटिव मैनर में देखना। अगर हम फेल भी हुए हैं तो वी हैव टू लुक कि हम अभी फेल हुए हैं, नेक्स्ट टाइम हम पास होंगे, नेक्स्ट टाइम उस सक्सेस को अचीव करेंगे। उस हम्म। पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, टू जस्ट मोटिवेट, to just be energetic, to just be calm, to just free from all the stressful things and all. Wow, amazing, amazing. Such profound learnings and such profound message that you have to participate. Participate in life. I will say that. Participate खाली competitions में मत करिए. Participate in your life. Just don't exist. जिंदगी मिली है उसको जियो। खाली यूं ही मत गुजार दो कि भाई उठे सोए खाए पिए और कुछ देखे निकल गए आगे। या फिर अगर कमाने भी लग रहे हैं तो बस उठे ऑफिस गए वापस आए तनख्वाह मिल जाएगी। दिस इज नॉट लाइफ। यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग। लाइफ इज देन व्हेन यू आर क्रिएटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ योर लाइफ। किसी एक इंसान के लिए आप कुछ कर निकले, उसको बोलते हैं असली जिंदगी। तो वही वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट इन योर लाइफ एंड देन बी पॉजिटिव। Be positive that even if you fail, there is one more time. There's next time you can pass. तो दो पी बन गए हैं हमारे पास, पार्टिसिपेट और पॉजिटिव, है ना? टू Yes, पीस ma'am. फ्रॉम शिवम, टू पीस फ्रॉम शिवम। वेरी इंपॉर्टेंट।
And thank you so much, Shivam. It was really wonderful. Again, extend my gratitude to your parents, especially your father, and also your teachers who have really supported you in all your endeavors. And I'm wishing you all the best for your future also. Thank you. Namaste. Thank you, ma'am. Have a good day, ma'am. Thank you so much.